हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, साइंस का यह हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे देखें, क्योंकि इस बार अब की बारी हम पटवारी बन के रहेंगे और इसका नाम लेकर के कॉपी पेन उठा लो, नोट्स प्रॉपर बनाते चलो। आज के सेशन में हम लोग गति और गति के प्रकार, गति के नियम, इन सभी पर चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। आज थोड़ा कॉन्सेप्ट्स ज्यादा होने वाला है और आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस बना करके रखिएगा। ठीक, पूरा थ्योरेटिकल चलेगा और अगले लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों प्रैक्टिस के लिए कॉपी पेन उठा लो और साथ में करते चलो, ठीक है। सबसे पहले गति पढ़ने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि हम लोगों ने साइंस के पार्ट पढ़े थे, जिसमें पहला पार्ट भौतिकी स्टार्ट किया हुआ है, फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ है। फिजिक्स के भी कुछ ब्रांच हैं। पहला है यांत्रिकी, दूसरा है विद्युत एवं गुरुत्वाकर्षण, तरंग गति, प्रकाश की, ऊष्मागत की, आधुनिक भौतिकी। हम लोग यांत्रिकी शुरू कर रहे हैं। ये है क्या? ये विज्ञान में भौतिकी का एक शाखा है, भौतिकी का एक पार्ट है। जो फिजिक्स है उसका ही एक पार्ट है जिसका नाम यांत्रिकी, मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? गति पढ़ेंगे, गति के नियम, बल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसके अंदर? यांत्रिकी के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर। उसके बाद विद्युत और गुरुत्वाकर्षण, अगले लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर में गुरुत्वाकर्षण बल, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, चार्ज, करंट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इन पर चर्चा करेंगे। तरंग गति, जो साउंड वेव्स वगैरह है, वेव वाला जो चैप्टर है तरंग गति, जिसमें साउंड एक पार्ट है, उसे भी हम लोग, ध्वनि को भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर प्रकाश की, लाइट, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब हम लोग देखेंगे। ऊष्मागत की, इसके अंतर्गत हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। ये सब बेसिकली क्या है? भौतिकी के पार्ट हैं। ठीक, हमारा जो पटवारी का सिलेबस है, ये सारा का सारा सिलेबस इन्हीं के अंतर्गत आएगा। बहुत सारा पोर्शन यांत्रिकी के अंतर्गत कवर हो जाएगा, तो उनको मैं एक एक करके खत्म करूंगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है गति, गति के नियम। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या होता है मोशन, क्या होती है गति? तो समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय, किसी दूसरे वस्तु का, किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष क्या हो, उसकी स्थिति में या स्थान में परिवर्तन हो, उसी को मोशन कहेंगे। उसी को मोशन कहेंगे। जैसे मैं अभी सामने खड़ा हूं, मेरे सामने से कोई व्यक्ति चल करके जाएगा, तो यह मेरे सापेक्ष मूव किया, एक स्थिति से दूसरी स्थिति परिवर्तित हुई उसकी, तो हम बोलेंगे कि वह व्यक्ति मोशन में है, गतिमान है। क्लियर है? इस तरीके से आपको समझना है गति क्या कहलाती है। सारा नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो जो जो मैं पढ़ा रहा हूं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, लिंक मैं टेलीग्राम का दे दूंगा। ठीक, आपको ये समझना है, उदाहरण समझने हैं, टाइप्स जितने भी हैं सब समझना है। उसी से पूरा का पूरा प्रश्न बनने वाला है। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उदाहरण की बात करें तो पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गतिशील है, मोशन में है। अपने एक्सिस के अबाउट भी वो रोटेट कर रहा है और सन के अबाउट भी वो रोटेट कर रहा है पृथ्वी, तो वो गतिशील है। एक वस्तु, एक पिंड गतिशील है। परंतु हम लोग जो धरती पर हैं, हमें ये फील नहीं होता है कि धरती रोटेट भी हो रही है और घूम भी रही है सन के चारों तरफ। तो यहां पर हम कहेंगे पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गतिशील है, परंतु इस पर कोई भी स्थित वस्तु के सापेक्ष वह रेस्ट में है, वह स्थिर अवस्था में है। मतलब हमारे सापेक्ष हम सब क्या है? पृथ्वी पर स्थित वस्तुएं हैं। हमारे सापेक्ष पृथ्वी क्या है? मोशन में नहीं है, गतिशील नहीं है, स्थिर अवस्था में है। तो हमारे सापेक्ष वो मोशन में नहीं है। परंतु सन के अबाउट देखा जाए, मून के अबाउट देखा जाए, तो ये गतिशील है। क्या समझ में आ रहा है? मोशन क्या है समझ में आ गया। अब बात करते हैं गति के नियम। सबसे पहला प्रश्न, गति के नियम को किस वैज्ञानिक ने दिया? आंसर है
न्यूटन। न्यूटन के द्वारा गति के तीनों नियम दिए गए, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। ये सीधा सीधा 3 प्रश्न बन गया। क्या क्या? गति के नियम को किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो न्यूटन के द्वारा। गति के प्रथम नियम को क्या कह सकते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। याद कर लो, सीधा सीधा नोट कर लो, इनर्शिया लॉ। गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम, मोमेंटम लॉ। गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। इतनी बात क्लियर है। अब प्रथम नियम क्या कहता है, उसके क्या क्या उदाहरण होंगे, ये सारा का सारा प्रश्न बने हैं और फिर बनेंगे। जितने भी व्यापम में प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, जितने भी एग्जाम होते आए हैं, कंडक्ट हुए हैं और होंगे, यहीं से प्रश्न बनते हैं। साइंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलो, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनता है। ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाएंगे, हम ये पढ़ लेंगे, वन लाइनर पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं समझा रहा हूं, समझते चलिए। अब बात करते हैं गति के प्रथम नियम की। क्या बोलता है? गति के प्रथम नियम को किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है, सर आइजैक न्यूटन ने दिया है। प्रथम नियम बोलता है कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहेगी। कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं हमारे पास हमारा चुन्नीलाल है। चुन्नीलाल को सब लोग जानते ही हैं। चुन्नीलाल क्या है? अभी स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। तो अगर हम इस पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं तब तक यह स्थिर बना रहेगा, अपनी स्थिति का विरोध करेगा। और अगर यह गतिशील अवस्था में है तो हमको एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा इसको स्थिर अवस्था में लाने के लिए, अन्यथा यह गतिशील बना रहेगा। किसी भी पिंड को आप, जैसे कॉइन को आप अगर फेंको, ये रोटेट करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, जब तक कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक ये रुकेगा नहीं। अब आप बोलोगे सर हमने तो फेंक दिया और वो रुक भी जाता है, आप तो बोल रहे हो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप नहीं लगा रहे हो, परंतु यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। जब आपने बॉल फेंका, वो रोटेट होते हुए, रोल होते हुए आगे बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में उसमें और पृथ्वी की सतह पर दोनों का सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, वहां पर क्या है? घर्षण बल लग रहा है। तो यही तो है एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। और एयर ड्रैग भी लगता है, उसकी अमाउंट काफी कम होती है, परंतु कई फैक्टर होते हैं उसको रोकने के लिए। पहला फैक्टर तो यही है, घर्षण बल। क्लियर है? तो हमारे ये जो कंडीशन हमने बना रखा है, हमने नहीं न्यूटन ने बना रखा है, तो ये एक जनरल है, आइडियल कंडीशन है। तो आपको याद रखना है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील बनी रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और इसी नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम को, गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या होता है जड़त्व, अभी देखेंगे। पहले तो उदाहरण देखो आप, बस के अचानक चलने पर, ये जितने एग्जाम्पल हैं रट लो, समझ लो, रट लो। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम्पल देकर के सीधा सीधा नियम पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। किसी बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर गिरना या फिर ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकना। जब भी आप बाइक में ब्रेक लगाते हो आगे की तरफ गिरते हो, बस में बैठे हो, अचानक से बस रुकती है आगे की तरफ गिरते हो, अचानक से स्टार्ट होती है पीछे की तरफ गिरते हो। ऐसा किस नियम के अनुसार हो रहा है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार हो रहा है। क्यों हो रहा है थोड़ा सा समझाऊंगा, समझिए। आपने क्या है, कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, बैठ गए, आपका जो बॉडी पार्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, अपर पार्ट, लोअर पार्ट।
लोअर पार्ट बस के कांटेक्ट में है, अपर पार्ट फ्री है। अभी बस रुकी हुई है स्थिर अवस्था में, आप भी स्थिर अवस्था में हो। जब तक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है वह स्थिर बनी रहेगी जब तक बाह्य बल आरोपित ना हो। जैसे ही बस आगे बढ़ी तो आपका ऊपर वाला भाग स्थिर बने रहने की कोशिश करेगा, नीचे वाला भाग जो बस के कांटेक्ट में है वो आगे जाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इसलिए आप पीछे गिरोगे। और जब ब्रेक मारते हैं तो पूरा बस के साथ आपकी पूरी बॉडी गतिशील अवस्था में है। जैसे ही ब्रेक मारता है बस ड्राइवर, तो आपका लोअर पार्ट जो है वह भी रुकने की कोशिश करता है, अपर पार्ट तो फ्री है, गतिशील था, इसलिए वो आगे की तरफ झुकता है। ये कारण गति के प्रथम नियम के द्वारा बनता है। चलती ट्रेन से कूदने पर व्यक्ति आगे की ओर, जब रेलगाड़ी जिस दिशा में चलती है उस ओर गिरता है। चलती ट्रेन में कूदने पर जो व्यक्ति है वो आगे की ओर गिरने लगता है। ट्रेन इस दिशा में चल रही है, आप ऐसे कूदे तो आप जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उस दिशा में गिरते हो। क्यों? क्योंकि बस और ट्रेन गतिशील था, आप कूदे, आप भी गतिशील थे, तो गतिशील वस्तु जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में आप गिर रहे हो। ये ऐसा इसलिए होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब बस से उतरो और बस थोड़ा मोशन में हो तो आपको दौड़ना है, मतलब बस की दिशा में आपको थोड़ा सा दौड़ लगाना है ताकि गिरो नहीं और बैलेंस बना सको। लंबी कूद के धावक लंबी कूद से पहले कुछ दूरी तक दौड़ते हैं। जब लंबी कूद किया जाता है तो थोड़ा सा रनिंग ली जाती है और फिर दौड़ा जाता है, कूदा जाता है। इससे क्या होता है, आपको एक पुश मिलता है, और वो क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। कंबल को छड़ी से पीटने पर या झटकने पर धूल के कण गिरने लगते हैं, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया लॉ है, जब आप कंबल को पीटते हो बहुत अच्छे जोर जोर से तो धूल के कण क्या हो रहे हैं, वहीं रुके रहते हैं और कंबल नीचे चला जाता है, ऊपर उड़ जाता है, धूल के कण निकल आते हैं अपने मास की वजह से। ठीक, तो ये भी प्रथम नियम का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, और वो कैसे आपको याद होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। आपको एक बुक लेनी है, यहां पर पढ़ाई करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो, हमारे साथ पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और उसके बाद आप अपने तरफ से भी प्रैक्टिस खूब करो। अगर बनना है पटवारी इसी बार तो जम के मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रथम नियम को हम लोग बोले हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या होता है जड़त्व? तो जो वस्तु अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करे उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का अभिप्राय अवस्था परिवर्तन के प्रति विरोध। जिस अवस्था में है वस्तु उसी अवस्था में बने रहने की कोशिश करेगा जब तक कि बाह्य बल ना लगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं अवस्था परिवर्तन के प्रति विरोध। प्रश्न क्या बनेगा, अवस्था परिवर्तन के प्रति विरोध को क्या कहते हैं? ए जड़त्व, बी सी डी। तो आंसर आपको जड़त्व देना पड़ेगा। आ रहा समझ में? गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, जो कि क्या बोलता है, किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण, अपने अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है, अपने अवस्था को परिवर्तन के लिए विरोध करता है जब तक कि बाह्य बल ना लगे। यह है हमारा जड़त्व। जड़त्व की माप को द्रव्यमान, आपको द्रव्यमान याद रखना है। जड़त्व को कैसे मापेंगे? तो द्रव्यमान से, उस वस्तु के मास से, द्रव्यमान से। जितना ज्यादा द्रव्यमान, जितना ज्यादा मास, उतना ज्यादा जड़त्व। जड़त्व जितना ज्यादा होगा, मास उतना ज्यादा होगा, द्रव्यमान उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? इसके लिए एक एग्जांपल देखो। अगर आपके पास एक अलमीरा है, क्या है, अलमारी आपके पास होगा, बुक शेल्फ खाली है, आपको धक्का लगाने के लिए बोला जाए तो आप बहुत आराम से उसे पुश करके एक स्थिति से दूसरी स्थिति में भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत कम है। परंतु अगर हम आपको बोलें कि आप इसे बुक्स से भर दो, जितनी आपके पास बुक्स हैं भर दो, जितना सामान है घर में भर दो, अब धक्का लगाओ, अब इसकी स्थिति में परिवर्तन करो, तो आप इसे, आप क्या, चुन्नी लाल हमारा इसे धक्का लगाएगा तो धक्का ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मास बढ़ गया। क्यों? मास बढ़ा तो
जड़त्व बढ़ गया। क्या बढ़ गया? जड़त्व बढ़ गया। और जड़त्व क्या कहता है? अपनी अवस्था का विरोध, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध। ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, गति का प्रथम नियम कहते हैं। जड़त्व के दो प्रकार हैं, एक है विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक है गति जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल भी इसके साथ देखो। एक ग्लास है आपके पास और यहां पर एक कार्डबोर्ड है। ग्लास के ऊपर आपने कार्डबोर्ड रखा और उसके ऊपर एक कॉइन रखा है, सिक्का रखा है। ये घर पे करके देखना। ग्लास खाली रखो, कार्डबोर्ड रखो, उसके ऊपर सिक्का रखो और बहुत तेजी से इस कार्डबोर्ड को अपनी तरफ खींच लो। अगर धीरे धीरे खींचोगे सिक्का आपके साथ जाएगा, अगर तेजी से खींचते हो सिक्का कहां जाएगा? नीचे जाएगा। सिक्का जो है किस अवस्था में है? रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। तो अपनी अवस्था का विरोध करेगा, मतलब उसे विराम में बने रहना चाहता है, मतलब अपना विराम अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा? यहीं पर रुका रहेगा और इसे खींचोगे तो ये नीचे गिर जाएगा। नीचे कोई बेस नहीं है इसलिए तो नीचे गिरेगा। क्या बात समझ में आ रही है? इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। हमने कार्डबोर्ड सटाक से खींचा, अपनी अवस्था का विरोध किया, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध किया। रेस्ट में था, रेस्ट में बने रहने की कोशिश करेगा और वहीं पर गिर जाएगा। अब यहां पर देखो गति का जड़त्व, वही कार वाला, बस वाला। जब आप मोशन में हो, किसमें हो? मोशन में हो, गतिशील हो, जैसे ही आप ब्रेक मारते हो आगे की तरफ गिरते हो। तो ये चीज जो हो गया, ये हो गया गति का जड़त्व। ठीक है, या जड़त्व का नियम है गतिशील अवस्था के लिए। जब कोई गतिशील अवस्था है तो वह गतिशील बने रहने की कोशिश करेगा और अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करेगा, मतलब गतिशील बने रहने की कोशिश करेगा। आई होप क्लियर है आपको। यहां से आपको क्लियर क्या क्या याद रखना है? गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया है, यहां पर अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करेगा, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। इसकी माप जो है ये द्रव्यमान है, कैपिटल स्मॉल एम, मास जिसको बोलते हैं। अगर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ जाएगा। गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, यही हमारे गति का द्वितीय नियम है। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग सबसे पहले समझो। संवेग मतलब होता है सहति गुणे वेग, मास इनटू वेलोसिटी। ये हो गया द्रव्यमान और ये हो गया हमारा वेग। क्लियर है? तो कोई भी वस्तु होगी तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, उसको हम लोगों ने क्या किया है? वेलोसिटी दी, वेग दिया। और अगर उसके वेग में परिवर्तन किया हमने तो परिवर्तन की जो दर है वो उस पर आरोपित बल के समानुपाती होगा। ये किसने बोला? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम ने बोला। इसका स्टेटमेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जब आप क्रिकेट देखते हो तो आपने देखा होगा जो फील्डर होता है, जब बॉल उसकी तरफ आती है तो वो कैच यहां पर नहीं करता, वो कैच अपनी तरफ खींचते हुए करता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वहां पर क्या कर रहा है? वो समय दे रहा है, जो बॉल है उसको टाइम दे रहा है, जिससे उसका वेग में परिवर्तन होगा, वेग धीरे धीरे कम होगा, जिससे कि लगने वाला जो बल है वह चोट कम होगी, चोट हाथ में जो लगेगा वो कम होगा। क्लियर है? बॉल आ रही है, उसको टाइम दिया तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई तो चोट क्या होगी? कम लगेगी। तो यही वो बल है, यही वो बल है जो लगने वाला है। यहां पर कैच करोगे चोट ज्यादा लगेगी, यहां पर करोगे चोट कम लगेगी। क्या क्लियर है बात? तो F = ma जो आता है फॉर्मूला आपने याद किया होगा बहुत, मास गुणे एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये क्या है? कुछ नहीं, फोर्स है, बल है। इसको नोट कर लो। ये चुन्नी लाल है, ये देखो कैच कर रहा है। समझ में आ गया आपको? इसका एग्जाम्पल,
बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करना है हमको? क्रिकेट की बॉल कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, कराटे के खिलाड़ी हाथ के प्रहार से एक ही झटके में बर्फ की सिल्ली तोड़ देते हैं। जब कराटा कोई करता है, आपने देखा होगा, तो वो मूव क्या करता है, बहुत कम समय लगाता है, बहुत कम समय अंतराल के लिए अपने प्रहार को आगे बढ़ाता है और प्रहार को पीछे, जैसे सिल्ली रखा हुआ है, मारा और झटके से ऊपर उठाया। वहां जितने कम समय के लिए फोर्स लगेगा उतना ज्यादा बल मिलेगा। ठीक, यहां पर हमने समय बढ़ा दिया था, फोर्स कम हो गया। यहां हमने समय कम कर दिया, फोर्स बढ़ गया। क्लियर है? तो कराटे के खिलाड़ी वाला एग्जांपल न्यूटन की गति का द्वितीय नियम में आपको लिखना है, या ये पूछे तो आपको बताना है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का एग्जांपल है ये। गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए जो स्प्रिंग शॉकअप्स लगाए जाते हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि बल कम हो जाए, समय ज्यादा उसमें लगे, बल कम हो जाए। रेत या मुलायम फर्श पर गिरते हैं जब हम लोग, तो चोट कम लगती है। और अगर फर्श पे कूदते हो, ठंड में कूद के देखो, फर्श पे जैसे ही चुन्नीलाल का पैर टूट गया था एक बार, समझ गए, झंझनाहट पैरों में। तो अगर हम क्या करते हैं, रेत पे या मुलायम फर्श पे कूदते हैं, गद्दे पे कूदते हैं, तो चोट हमें नहीं लगती है। परंतु अगर हार्ड सरफेस पे कूदेंगे तो चोट ज्यादा लगेगी। एग्जाम्पल है किसका? गति के द्वितीय नियम का। किसी साइकिल के पहिए पर जितना अधिक बल लगाओगे, ये बचपन में किया होगा आपने, साइकिल के पहिए को आपने रोल करके और खेला होगा, जितना जोर से बल लगाते हो उतनी तेजी से वो रोटेट होता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम नोट कर लो। अब तृतीय नियम की बात करते हैं, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का। कोई भी नियम आए, न्यूटन ने दिया है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर है, तो संवेग का नियम आपको याद रखना है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम को संवेग का नियम, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब आप क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। कैसे? मैंने चुन्नीलाल को एक चाटा मारा, तो उसके मेरे क्रिया के द्वारा उसके गाल ने प्रतिक्रिया मेरे हाथों में किया। आप बोलोगे सर चोट तो उसे लगी है, प्रतिक्रिया कम हुआ है। आपने लिखा है एक समान और विपरीत दिशा में, मतलब जितनी जोर से आपने मारा है उतनी ही जोर का प्रतिक्रिया आपके हाथों में भी लगा होगा, परंतु आपको चोट क्यों नहीं फील हुआ? तो आपको अगर चोट फील कराना है तो चाटा चुन्नीलाल को ना मार के दीवार पे मारो, मारो आप दीवार पे। अब क्या होगा, जितनी जोर से मारोगे दीवार आपको उतनी तेजी से इक्वल अमाउंट का विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया देगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, चाटा भी सेम अमाउंट का लगा था। क्लियर है? प्रतिक्रिया लगेगा क्रिया के दौरान, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक, उदाहरण देखोगे समझ में आ गया आई थिंक। क्रिया कर रहे हैं, प्रतिक्रिया मिल रहा है। उदाहरण, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। यह किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम। जब आप बंदूक मार रहे हो तो झटका पीछे लग रहा है, क्रिया किया आपने, प्रतिक्रिया हुआ। जब आप तीर धनुष लगाते हो तो आपने क्रिया किधर किया? पीछे की ओर खींचा आपने, और जैसे यहां पर छोड़ दिया तो प्रतिक्रिया आगे की ओर मिल गया। जितना अमाउंट खींचा तो प्रतिक्रिया आगे की ओर मिल गया। अगला एग्जाम्पल, ये नाव देख रहे हो, अगर यहां पर ये चुन्नीलाल को खड़ा कर दें और बोले कि चुन्नीलाल तुम इस नाव से कूदो, तो यहां पर देख रहे हो इसके पैरों के द्वारा इधर की ओर जब वो कूदेगा तो पैरों के द्वारा एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा और वो आगे की ओर गिरने की कोशिश करेगा। यहां पर इसको आगे बढ़ना है तो पीछे धक्का देना पड़ेगा। इस तरीके से एक्शन रिएक्शन लग रहा है। जब हम किसी रॉकेट का नोदन करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो रॉकेट में जो फ्यूल बर्न होती है उसकी वजह से क्रिया पीछे की ओर और प्रतिक्रिया आगे की ओर मिल जाता है। ये सारे एग्जाम्पल एक्शन रिएक्शन लॉ के द्वारा है, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक, इसके अलावा कुएं से पानी भरते समय रस्सी अगर टूट जाए
तो बाल्टी कुएं में और आप जमीन में। ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो गति के तृतीय नियम का। क्लियर है? नोट कर लो। अब बात करते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति क्या होती है? गति के तीनों नियम एग्जाम्पल के साथ में हमने पढ़ लिया है, नोट कर लोगे, याद कर लोगे। ठीक। अब गति के प्रकार, गति का पहला अगर देखें फर्स्ट टाइप तो वो होता है, अब हाँ, गति के जो प्रकार है मैं दो टाइप से बताऊंगा। एक तो ये डायमेंशन के हिसाब से विमीय, ठीक, कि वो 3 डायमेंशनल गति होते हैं। क्लियर है? एक होगा क्या? एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। और दूसरा टाइप हमको देखना है गति के, वो है कण के गति की प्रकृति के आधार पर। कण के गति के प्रकृति के आधार पर, मतलब जो पार्टिकल का जो मोशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन, जो भी पार्टिकल है उसके मोशन के नेचर के हिसाब से हम लोग को डिफाइन करना है। ठीक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इधर का गति के प्रकार। गति का अगर पहला प्रकार देखें तो यह एक विमीय गति होती है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन द्विविमीय गति, और त्रिविमीय गति 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है इसे आप लोग समझिए, बहुत अच्छे से देखना। ये है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। यहां पर हमारे पास क्या है? 0,0,0 है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको बोल देंगे जेड एक्सिस। अगर कोई वस्तु एक डायमेंशन, मतलब एक एक्सिस में, एक अक्ष की ओर मूव करे, गतिशील हो, तो उस वस्तु की गति को एक विमीय गति कहेंगे। एक विमीय गति कहेंगे। मतलब जो हमारा चुन्नीलाल जो है वो एक दिशा में, सिर्फ एक दिशा में मूव करता चले जाए, इसके मोशन को बोलेंगे एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? मतलब उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक दिशा में जाए, चाहे वो एक्स में जाए, चाहे वो वाई में जाए, चाहे वो जेड में जाए, सिर्फ एक दिशा में जाना चाहिए। अगर वो 2 दिशा में मोशन में है, जैसे कि एक्स में और वाई में, तो इसको हम लोग बोल देंगे एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल। इस मोशन को बोलेंगे द्विविमीय गति। कैसे होगी? आपने अब ये देखो एक्स और वाई दोनों आ गया, तो आपकी जो दीवार है, जैसे ये बोर्ड है, इस पर मान लेते हैं एक छिपकली चल रही है। छिपकली का जो मोशन है, लिजर्ड का जो मोशन है, वो कैसा है? द्विविमीय गति है। वो एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, मतलब इस तल पर कहीं पर भी वो मोशन में है। एक तल में जो मोशन है उसी को बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, एक प्लेन में द्विविमीय गति। क्या क्लियर है? 2 डायमेंशनल मोशन। और अगर कोई भी वस्तु हवा में मूव करे तो वो, उसका मतलब है एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तीनों डायमेंशन में वो मूव कर रहा है। इसका मतलब इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। क्लियर हो गया होगा? एग्जाम्पल देखो, एक दिशा में अगर मोशन में है, तो अगर कार जो है हाईवे पे चल रही है तो वह एक विमीय, वन डायमेंशनल हो गया। लेकिन अगर वो चलते चलते रोटेट करे तो द्विविमीय हो गई। तो कार अगर मूव कर रही है तो कार के मोशन को क्या बोलोगे? द्विविमीय गति है। अगर हाईवे पे स्पेसिफाइड बोले, हाईवे पे जो गति है वो एक विमीय है। अगर कार का मोशन पूछे, कार की गति नॉर्मल, तो द्विविमीय बोलोगे, क्योंकि वो सीधा भी जा सकता है, टेढ़ा भी जा सकता है और सांप की तरह भी जा सकता है, स्नेक भी जा रहा है। अगर कार उड़ने लगे, मतलब चल रहा है एक्स में, वाई में, अगर उड़ने लगे तब त्रिविमीय होगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसीलिए चिड़िया जो है, बर्ड्स, उनका जो मोशन है वायु में, और वायुयान जो है एरोप्लेन वगैरह, इनका जो मोशन है वो त्रिविमीय गति है। तो गति के 3 प्रकार हमने पढ़ लिए।
एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। एक विमीय के लिए वो सरल रेखा में मोशन करेगा, द्विविमीय के लिए एक तल में मोशन करेगा, मतलब एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो या जेड एक्स प्लेन हो। और त्रिविमीय के लिए हवा में मोशन होना चाहिए, तीनों डायमेंशन में मोशन होना चाहिए, गति होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। क्लियर है? इसे आप पहले नोट कर लो, उसके बाद ये नोट कर लो कि गति के तीन प्रकार होते हैं। एक विमीय गति, वन डायमेंशनल, इसी को हम लोग ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं, एक डायरेक्शन में, एक रेखा में। अगर एग्जाम्पल बात करते हैं तो गुरुत्व के अधीन वस्तु का नीचे गिरना, ये हमारा बोलेंगे वस्तु का नीचे गिरना। जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो वो एक दिशा में गिर रही है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही है, फ्री फॉल जिसको बोलते हैं। ये जो मोशन है ये वन डायमेंशनल है। किसी वस्तु का एक सरल रेखा में चलना, जैसे मैं आपको बताया था, कार अगर हाईवे पे चल रही है, तो ये सब दोनों क्या हो गए? एक विमीय गति। द्विविमीय गति, खेल के मैदान में फुटबॉल की गति, वृत्तीय गति और प्रक्षेपी गति, इन गतियों को हम लोग बोलेंगे द्विविमीय गति। और जो लिजर्ड है हमारा, छिपकली दीवार पे चल रही है, वो भी क्या है? द्विविमीय गति है। अब इसको समझो, वृत्तीय गति मतलब आप एक वृत्त में क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो, मतलब आपका ये पार्टिकल है वो एक वृत्त में, तो ये एक प्लेन बन गया, एक तल है, तो एक तल में मोशन में है, तो हम बोलेंगे वो द्विविमीय गति कर रहा है। प्रक्षेप गति, इसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं। प्रक्षेप गति क्या होता है कि आपने किसी भी एक एंगल से किसी वस्तु को फेंका, तो वो क्या करेगा? यहां से आपने फेंका है, वो हवा में तैरता हुआ यहां एक हाइट तक पहुंचेगा और फिर वो गुरुत्व के अधीन नीचे गिरेगा। इस मोशन को प्रक्षेप गति बोलते हैं। प्रक्षेप गति बोलते हैं, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ये मोशन द्विविमीय गति, ये द्विविमीय गति। इनको क्यों याद रखना है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। प्रक्षेप गति किस टाइप की गति है? एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, या इनमें से कोई नहीं? द्विविमीय आप बोलोगे। सर्कुलर मोशन की बात करेगा, वृत्तीय गति की, तो आप बोलोगे द्विविमीय। ठीक है, ठीक। फिर आप आती है बात त्रिविमीय गति, थर्ड डायमेंशन, थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तो आकाश में चिड़िया का उड़ना, पतंग की गति, वायु में गैसों का, अणुओं की जो गति है, ये सारी की सारी त्रिविमीय गति है। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? हवा में जो भी गति हो रही है, तीनों डायमेंशन इसमें यूज हो रहे हैं, इस वजह से हम इसे कहेंगे त्रिविमीय गति। नोट कर लो, समझते चलो। कोई डाउट आए आप कमेंट कर सकते हो। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं गति के प्रकार में, कण की गति और उसकी प्रकृति के आधार पर। कण की गति की प्रकृति के आधार पर अगर हम मोशन की बात करेंगे, गति की बात करेंगे, तो कुछ इतने टाइप के होती हैं। सबसे पहला देखो, स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। वही सरल रेखीय जो मोशन हमने पढ़ा है ना, इसी को हम बोलेंगे। आप इसको नॉर्मल क्या बोल सकते हो? सरल रेखीय गति। मतलब सर वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा है, एक विमीय गति। अब यहां प्रश्न बन सकता है, सरल रेखीय गति किस टाइप का गति है? एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय? आप बोलोगे एक विमीय। तो एक सीधी सड़क पर चलने वाली गाड़ी की गति सरल रेखीय गति है, इसी को स्थानांतरीय गति कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। क्लियर है? दूसरा टाइप देखो, घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। कोई वस्तु अपनी किसी अक्ष के अबाउट, अपनी अक्ष के अबाउट अगर रोटेट करेगा तो घूर्णन कहते हैं उसको। घूर्णन कर रही है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति। चलते हुए पंखे की गति, पंखे को आपने देखा होगा अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होता रहता है, ठीक, और चुन्नीलाल हवा लेता रहता है। क्लियर है? अभी ठंड में आपको उसकी जरूरत है नहीं, तो आप देखना चला के, मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं दोलन या कंपन गति, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें अपने मीन पोजीशन के अबाउट इसका क्या होगा? मोशन होगा। मान लेते हैं एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम को हमने क्या कर दिया? यहां पर उठा दिया और छोड़ दिया, तो ये यहां से मोशन करता हुआ यहां तक जाएगा और वापस से मोशन में आएगा। ऐसे ये मूव करता रहेगा, गति करता रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग एक दोलन गति है। इसको हम लोग बोलेंगे कि दोलन गति कर रहा है, ठीक। अपने अक्ष के अबाउट, इसके अबाउट क्या कर रहा है?
मीन पोजीशन, इसको हम लोग बोलेंगे माध्य स्थिति। माध्य स्थिति, ये माध्य स्थिति के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, दोलन या कंपन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक स्प्रिंग को बांध दें और इस पे कुछ मास लटका दें, कोई द्रव्यमान, और इसमें फोर्स नीचे लगा दें और खींच के छोड़ दें, तो क्या होगा? ये इसके अबाउट क्या करेगा? ऊपर नीचे मोशन में आ जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये माध्य स्थिति इसकी है। माध्य स्थिति के अबाउट ये जो मोशन में आएगा, गति करेगा, इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे? दोलन या कंपन गति बोलेंगे। मतलब इस गति को होने के लिए एक माध्य स्थिति होना चाहिए। माध्य स्थिति के अबाउट एक बार ऊपर एक बार नीचे, या तो लेफ्ट या तो राइट। अगर माध्य स्थिति ये है लेफ्ट राइट, अगर माध्य स्थिति ऐसी है तो ऊपर नीचे। इधर उसका मोशन होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। अगर बात करें आवर्ती गति, तो आपको एक पीरियड, इसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, एक पीरियड की बात करेगा, टाइम ड्यूरेशन। मतलब अपने आप को क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा। जैसे कि घड़ी की जो मोशन है, मान लेते हैं ये 12 बज रहा है, ये पूरा घूम के वापस आएगा, देन फिर घूमेगा। मतलब ये एक चक्कर लगा दिया, तो जब दूसरा चक्कर लगाएगा तो रिपीट ही तो कर रहा है। एक चक्कर जो है उसको पीरियड बोलते हैं। पीरियड क्यों बोलते हैं? आप बोलते हो ना क्लास में पीरियड लगे हुए हैं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, 45 मिनट का पीरियड है। मतलब वो 45 मिनट का पीरियड वापस से रिपीट हो रहा है, वापस से रिपीट हो रहा है। 45 मिनट को डिवाइड कर दिया गया, इसलिए पीरियड बोलते हैं। आवर्ती गति मतलब बार बार उसको क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। ठीक। दीवार की घड़ी का जो मोशन है उसको हम लोग बोलेंगे आवर्ती गति। आई होप इतने क्लियर हो गए। अब लास्ट में आता है प्रक्षेप गति, जो हमने समझा था, जो कि द्विविमीय गति है। ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो धनुष से चलाया गया तीर, जब आप तीर को ऊपर चलाते हो तो वो क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल है। ठीक है। गुरुत्व के अधीन क्या हो रहा है? नीचे धीरे धीरे गिर रहा है। उसके बाद खिलाड़ी द्वारा फेंका गया भाला, जब भाला फेंका जाता है तो वो भाला क्या करता है? हवा में जाता है और कुछ हाइट पर जाने के बाद वापस नीचे गिरता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। तो आपको यहां से कुछ भी प्रश्न बनेगा तो आप बता सकते हो। एक चीज नोट करना, प्रक्षेप गति को द्विविमीय गति कहते हैं। ठीक। आवर्ती गति को द्विविमीय गति कहेंगे। ठीक। इस तरीके से इसको हम लोग एक विमीय गति कहेंगे, स्थानांतरीय गति को। क्लियर है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया गति क्या होती है, गति के प्रकार देखे और गति के नियम देखे। गति के 3 नियम देखे। तीनों नियम का नाम याद होना चाहिए कि पहले नियम को जड़त्व, दूसरे नियम को संवेग का नियम, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इतनी सारी चीजों का नोट्स अब बना लोगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आएगा, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ठीक है। तो तब तक आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। इस क्लास की और पिछले जितने लेक्चर हुए हैं उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी इसी टेलीग्राम ग्रुप में। ऐप डाउनलोड कर लो, सोशल मीडिया बाकी से जुड़ जाओ। ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखो, रिवीजन बहुत जरूरी है। बनना है पटवारी तो रिवीजन करना पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूं। और पूरा लेक्चर अगर समझ में आ गया है तो नीचे लिख दो, हाँ समझ में आ गया है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है, अब की बारी हम पटवारी बन के रहेंगे। तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।